बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और डियर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एमटीएस एकेडमी पे वेलकम। फाइनली यस्टरडे एफपीएससी सीनियर एलिमेंट्री टीचर PS16 केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स का मेल एंड फीमेल का बेटा पेपर कंडक्ट हुआ। आज हम उस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इंशाल्लाह 40 by 40 MCQ हमने कलेक्ट कर ली हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड दिस क्रेडिट गोज टू अवर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पेपर को कंपाइल किया है, स्पेशली केमिस्ट्री क्वेश्चन को 40 by 40 MCQ डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोग बताएंगे कि इस पेपर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट है कि जो सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो किस स्कोर तक आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। इस पे भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, क्योंकि जो हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स में मैंने पोल्स भी कंडक्ट किए, तो वहाँ से भी कुछ एनालिसिस हमने किए हैं और पेपर की जो लेवल है उसको भी मैंने देखा है। तो इसमें कंप्लीट जो कट ऑफ मेरिट है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस उनके स्टूडेंट्स की तरफ से कंपाइल किए गए हैं, तो इसकी स्टेटमेंट और ऑप्शंस में ओमिशंस हो सकती हैं। तो आप लोग को अगर लगता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में चेंज हो सकता है या कोई ऑप्शन मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया करें ताकि हम इसको जो है ना वो फर्दर इसको प्रोसीड कर सकें। इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश और पेडागोजी के क्वेश्चन याद हैं वो भी बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम इसको इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को पिक करेंगे और कंप्लीट पेपर कंपाइल करके आप लोगों तक हम शेयर करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर वाज नॉर्मल, कोई टफ नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री पोर्शन को मैंने अभी देख लिया है, बिल्कुल ईजी है। जो चीज़ें हमने करवाई हैं अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह 100% वो चीज़ें जो है ना वो एग्जाम क्रैकिंग थी, जो कि इस पेपर में भी मौजूद है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की तरफ से ये कहा गया कि पेडागोजी का पोर्शन जो था बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का था, मीन वाज इजी, बहुत इजी था। बड़ी स्टेटमेंट थी, जस्ट बंदा क्लिक करके बता सकता था कि ये ऑप्शन इसका मौजूद है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इंग्लिश पोर्शन भी ज़्यादा टफ नहीं था। पेपर का जो मेरिट है उस पर भी बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी थी उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन कंप्लीट, स्पेशली केमिस्ट्री 40 by 40 MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इन दी गैल्वानिक सेल, डेरियल सेल का वर्ड था, ये गैल्वानिक सेल का वर्ड था। जिंक एंड कॉपर कॉपर इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम, तो ये जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिंक इसमें एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होता है। यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। टू प्रिवेंट स्टील कंटेनर्स फ्रॉम द कोरिजन थ्रू द सैक्रिफिशियल कोरिजन, आपने देखनी है कि इनमें से कौन सी कोटिंग होनी चाहिए, वो जिंक टिन की कोटिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भी देखें तो जिंक एक्ट करेगा एज एनोड, जो कि सेक्रीफाइस करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, और टिन एक्ट करेगा एज ए कैथोड, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे। तो इस तरह टिन जो है वो सेक्रीफाइस होगी बाय द जिंक कोटिंग, टिन की कोटिंग। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाईएस्ट ब्राइटनेस एनर्जी का पूछा गया है, मैं बोल्ड इज फाउंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि इस केस में देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कैल्शियम फ्लोराइड है, इस केस में इनकी जो चार्ज है मेटल पे फोर्स है मतलब +2 है, तो इनकी सबसे ज्यादा होगी। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपने फिर साइज जिसका कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी के चार्ज और साइज होता है तो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑक्सीजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, यानी कि पैरामैग्नेटिक फैक्टर शो करती है, इट इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई 2p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वजह से ये इसका जो है पैरामैग्नेटिक फैक्टर होता है। अल्फा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोरॉन हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द बेरिलियम, हालांकि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक्सेप्शनल केस था, लेकिन बोरॉन की बात हो रही है तो क्योंकि इसमें 2p ऑर्बिटल से आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, जबकि मैग्नीशियम के केस में या बेरिलियम के केस में आपने 2s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना था, इसलिए इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द हायर एनर्जी 2p ऑर्बिटल से आपने इसको निकाला, इजीली निकल सकता है, इस वजह से इसकी लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। In the Nernst equation, if the reaction quotient यानी कि products की जो है इंक्रीजेस करता है तो what happens, तो याद रखिएगा ये Nernst equations है, इस तरह बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करवा चुके हैं एग्जाम में, प्रैक्टिस क्विज में भी। ये दिस इज दी सेल
and this is the standard reduction potential minus 0.0592 divided by n, and this is the log of products या quotient आप क्यों लिख सकते हैं। तो इस केस में देखें, जब आपका रिएक्शन कोशेंट क्यू इंक्रीज करेगा मीन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर, जब प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी तो लॉग जब आप लेंगे तो वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो ओवरऑल ये वाला फैक्टर ग्रेटर हो जाएगा। जब ये वाला फैक्टर ग्रेटर हो जाएगा तो आप जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिक वैल्यू माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो ई सेल की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। जब भी कोशेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी ओवरऑल जो सेल की ईएमएफ की वैल्यू है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 7 है व्हाट हैपेंस इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस एट द सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, याद रखिएगा जब आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपको कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ये आपने लॉ पढ़ा होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बेसिकली वहां से कंसेप्ट लिया गया। इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाती है, हमने करवा दी है। तो इंटेंसिटी जब आप इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसमें से करंट इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है कि यहाँ पे चेक कर लें, अगर ये डेल्टा ऑप्शन था दिस वाज द करेक्ट, और अगर यहाँ पे नन था तो फिर आपने इसको नन चेक करना है, ये बस आपने कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ये सारे के सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इफ डेल्टा एच प्लस 25 किलो जॉल पर मोल है, डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू है और 298 केल्विन जो है वो टेम्परेचर गिवन है, द रिएक्शन इज, पहली तो ये बात है कि इनमें दोनों केसेस पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू को आप अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया उसकी बड़ा मतलब मेहरबानी है, ठीक है, अदरवाइज हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ये जब दो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती हैं तो हम डेल्टा जी की वैल्यू को फिर डिसाइड करते हैं बाय द टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर 298 केल्विन, इसका वैसे भी आप फार्मूला यूज करेंगे ना, ये देखें डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, आप सारी वैल्यूज पुट करते जाएं, डेल्टा एच की पॉजिटिव है, डेल्टा एस की पॉजिटिव है, टेम्परेचर भी गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास कितनी है 25 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है। इसी तरह माइनस टेम्परेचर आपके पास 298 केल्विन है, मल्टीप्लाई इसको करना है डेल्टा एक्स जो है, क्योंकि यहाँ पे जॉल पर मोल में दी गई है वैल्यू तो आप इसमें किलो जॉल पर मोल में कन्वर्ट कर दें तो ये 0.1 आ जाएगा, तो 25 माइनस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 29.8 आता है। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो -4.8 जो है इसका आंसर आ रहा है किलो जॉल पर मोल में, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करती है, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट। फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, ये तो बहुत सिंपल है, डेल्टा जी में जो लेस देन 0 होनी चाहिए, नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन बिकम्स, सॉल्यूशन की बात हो रही है, जबकि मोलैरिटी की वैल्यू m स्मॉल m की वैल्यू गिवन है, k b की वैल्यू गिवन है, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला सॉल्यूशन केमिस्ट्री का मैंने आपको बताया था। इवन कि यहाँ पे आपका ये एग्जाम में ये सिलेबस में नहीं था चैप्टर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम को आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में दो चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेता है फर्स्ट दफा, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस इसकी करनी थी। तो ये देखिए इसका जो सिंपल फार्मूला है इसको हम देख लेते हैं, डेल्टा टी बी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई मोलैरिटी, ये फार्मूला था। के बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.512 मल्टीप्लाई मोलैरिटी कितनी है 0.5 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो 0.256 आएगा, दिस इज द एलिवेटेड टेम्परेचर, इसको कहते हैं डेल टी। ये इतना टेम्परेचर आपका एलिवेट करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है वाटर का, तो इतना पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा तो 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्लस एलिवेटेड है 0.256, इसमें प्लस करेंगे तो आंसर आपका 100.256 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, तो दिस विल बी द अल्फा ऑप्शन करेक्ट। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द नेचुरल लॉग के एंड 1/t, तो ये आर्मीनियस इक्वेशन है, कई दफा एग्जाम में एफपीएससी में रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका जो स्लोप है पहले इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें ये।
तो इसका इक्वेशन हमने पढ़ी होगी आपने, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस एल एन ए। दिस इज आवर इंटरसेप्ट, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, टेम्परेचर 1/T हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्लोप माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका स्लोप है। क्वेश्चन 12 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, तो ये बहुत सिंपल है, -6 है, ऊपर बार -4 है, तो यहाँ पे आयरन पे +2 ऊपर आ चार्ज आ जाएगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। और मेरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द कंपाउंड, तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर के केस में दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे बनते हैं, एक सिस एक ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, इस केस में स्क्वायर प्लेनर के केस में दो आइसोमर बनते हैं, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट इज द शेप ऑफ SF4, बहुत सिंपल है, बार-बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, 1/2 है, छठे ग्रुप से बिलोंग करता है, 4 मोनोवैलेंट एटम है, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी SE3D ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो इसमें 5 है तो इसमें 4, तो इसमें बॉन्ड पेयर है, मीन के एक लोन पेयर होगा, 4 इसमें बॉन्ड पेयर है, जब 4 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो उस केस में जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में इसको इस तरह लिखते होते हैं, चलिए रफ में यहाँ पे S4 बना देता हूँ, ये S सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएंगे, जब एक लोन पेयर हो तो फिर इस तरह की जो है ना वो शेप जो है ना वो सूटेबल होती है। अब यहाँ पे देखते हैं शेप पूछी गई है, ज्योमेट्री नहीं पूछी गई, ये नोट कर लें, स्टूडेंट की तरफ से ये बताया गया। तो आपने जब भी शेप चेक करनी होती है तो आपने इसको रैप कर दें, ये नहीं देखना, आपने इसको छुपा दें, तो आप देखेंगे बिल्कुल इस तरह की शेप आपको नजर आ रही है, सीसा झूला टाइप, ठीक है। तो ये इसकी जो शेप है वो आपकी सीसा है, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केसेस है, क्रोमियम की 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से S से एक ऊपर चला जाता है टू स्टेबलाइज द d ऑर्बिटल, तो ये आपके पास 3d5 4s1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रिग्नर रिएजेंट डेट में दिस, ये भी बहुत सिंपल है, एमएससी में टेक्स्ट रिएक्शन गिवन है, जब आप इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इसकी करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ बहुत फेमस रिएक्शन है। 17 है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, जब आप इसी करते हैं तो नाइट्रिक एसिड अंडर द एसिडिक कंडीशन, तो इलेक्ट्रोफाइल बताना है कि बिल्कुल नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू गिवन है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, आपने पढ़ी हुई होगी। टर्शियरी ब्यूटानोल ऑन एसिड कैटालाइज डीहाइड्रेशन, टर्शियरी ब्यूटानोल है, ये देखें CH3CH3CH3OH, टर्शियरी ब्यूटानोल है, दिस इज द अल्फा कार्बन, इनमें से कोई भी इक्विवेलेंट है कार्बन, तो ये बीटा कार्बन है, इनमें से जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बनेगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, जब प्रोपीन लिख सकते हैं आप 18 का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 19 है विच रिएजेंट इज सुटेबल फॉर द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू द एल्डिहाइड, मतलब फर्दर आपका प्रोडक्ट एसिड की तरफ ना जाए, इसके लिए पीसीसी यूज करते हैं, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोवेट कहा जाता है इसको, ये भी हमने रिएक्शन पढ़ा है बेटा, पीसीसी बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जबकि हॉट के MnO4 है वहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, K2Cl2 एसिड है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को आगे नहीं चलता, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच लिगेंड कॉजेज द ग्रेटेस्ट सेपरेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो कि क्या है साइनाइड, चार्ली ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग विद द ऑर्बिटल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपके पास 3s के अंदर होगा ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर पे डिपेंड कर रहा होता है, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है आप इसमें चेक कर लें, इसका जो ऑर्डर है वो 3s आएगा, फिर उसके बाद जो है फर्दर ऑर्डर की तरफ जाएगा, एस होगा फिर बी होगा फिर डी फिर एफ, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 4 है। इफ द कंसंट्रेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, सारे बहुत आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक क्वेश्चन भी हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ से स्किप होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम पता नहीं कितनी मर्तबा करवा चुके हैं अपने
क्विज़ेस के अंदर करवा चुके हैं, पास्ट पेपर्स की फॉर्म में करवा चुके हैं। तो आई थिंक पेपर केमिस्ट्री पोर्शन तो बिल्कुल सिंपल है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक दो एमसीक्यू के अलावा ट्रिकी है, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन चेक करें, कभी स्टेटमेंट पे ना जाया करें कि बड़ी स्टेटमेंट है अल्लाह क्या हो गया, ऐसा नहीं होता, जस्ट अंडरस्टैंड करें। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, रेट 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, हम इसको लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के। अब ये देखें ए का डबल करने से कंसंट्रेशन रेट 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली। जब आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो इसकी पावर 2 होगी तो 4 टाइम, इस तरह लिखेंगे। इसी तरह बी को लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। वो कहता है लेकिन जो बी के केस में बी को डबल करने से ए अगर ए कांस्टेंट हो तो रेट बी डबल होता है, इसका मतलब इसकी पावर 1 आप लिखेंगे, इसको डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा। तो ओवरऑल आर्डर पूछा गया तो अब आप जो है ना रेज्ड पावर को प्लस कर दें, 2 + 1 ये इक्वल हो जाएगा किसके 3 के। तो ओवरऑल जो आपका आर्डर होगा वो थर्ड आर्डर रिएक्शन है। 23 है which reaction is economically favorable for 100% conversion of reactant into the products you are using the catalyst। जब आप कैटालिस्ट यूज करें तो रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट हो जाता है और उस केस में आपका सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सूटेबल आंसर है आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। चार ऑप्शन है। 24 है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पता नहीं कितनी मतलब मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हर क्विज में मैं इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का करंट गिवन है, टाइम भी गिवन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, एटॉमिक मास भी गिवन है। और अगर फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी तो इट्स ओके, अगर नहीं थी तो आपको याद होनी चाहिए। तो बहरहाल इसका सिंपल फार्मूला है, इस केस में हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया होगा कि मास को फाइंड आउट, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडे है मास इज इक्वल टू क्यू चार्ज मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एफ। ये एक फार्मूला हमने पढ़ाया था, इसमें क्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यू इज इक्वल टू होता है पाई मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे करंट है आपके पास 2 एम्पियर, टाइम जो है वो 965 है, इसको आप बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1930 कोलम हो जाएगा चार्ज वैल्यू, यहाँ पे आपने पुट कर लेते हैं क्यू जो है 1930 है। मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का नाम ही दिया हो तो आपको पता होना चाहिए 108 के राउंड होता है, तो आप यहाँ पे लिख लें 107 से कुछ डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, फ्राडे कांस्टेंट 96,500 है, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, इसमें डिवाइड करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर है 2.16 km आएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट अबाउट द SN2 रिएक्शन इज करेक्ट? अल्फा करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे 100% इनवर्जन होती है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक और रेट डिपेंड होता है बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। A radioactive element of the 3 half lives की जब बात हो रही है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपने देखना है, इनिशियल अमाउंट कितनी बनेगी, तो ये बहुत सिंपल है, n इज इक्वल टू ये देखिए 1/2 की पावर m, 1/2 की पावर 3 हाफ लाइफ है तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन इनिशियल कितनी 1/8। ठीक है, तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। फॉर एक्सोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, तो वॉल्यूम V2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम V1 है, तो इसका मतलब है इसमें रैंडमनेस आ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अल्फा ऑप्शन है। और ट्रिपल पॉइंट ये देखिए फेज इक्विलिब्रियम से एक बार दोबारा क्वेश्चन दिया गया है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है, बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करवाते हैं फेज इक्विलिब्रियम। A triple point is a point where the solid, liquid, and gas coexist in the equilibrium. Alpha option correct. What is the effect of temperature on the viscosity of liquid? ये एक्सेप्शनल केस है जिसको हम बार बार पढ़ा चुके हैं, एग्जाम में भी दे चुके हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्विज़ेस में भी। लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जबकि गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 31 है addition of bromine to the unsaturated compound like bromine है in the present bromination reaction है मेरे भाई, यहाँ पे प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो इसके रिजल्ट में आप देखें
अगर इन दी एब्सेंस ऑफ सॉरी यहाँ पे पूछा गया इन दी एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे एक ब्रोमीन आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह आपका जो है रिएक्शन जो बनेगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन 31, ठीक है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन जो है आपका आंसर बनेगा। 32 क्वेश्चन है फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज लेस देन 1 जब होगा मॉडरेट प्रेशर है, जब प्रेशर मॉडरेट प्रेशर होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, मोलर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। जब मोलर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो जेड की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 चली जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बेसिकली ये होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती है विद ऑप्शन। मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66 बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड का मोनोमर है, ऑप्शन करेक्ट है। पॉलीस्टीरीन का मेंबर स्टाइरीन है, बीटा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। इंक्रीजिंग द क्रॉस लिंकिंग इन पॉलीमर, पॉली के अंदर क्रॉस लिंकिंग बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी और वो रिजिडिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी एंड इंक्रीज द रिजिडिटी, चार ही ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इनमें से कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। 35 का चार बने। 36 है एन एमोर्फस सॉलिड ऑन हीटिंग, जब भी एमोर्फस सॉलिड को आप हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर से हो तो ये रबरी रबरी टाइप हो जाते हैं और साथ में इसमें सेगमेंटल मोशंस आते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल आंसर है इसका। द बेस्ट मेथड फॉर द एस्टर प्रोडक्शन तो कार्बन फिशर टाइट्रेशन है, सॉरी स्टेरिफिकेशन है, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 38 है अमॉन्ग द हाइड्रोजन हैलाइड व्हिच हैज द हाईएस्ट वॉल्यूम इज एचएफ का होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमेना होता है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, एचएफ बनेगा, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। 39 है which set of quantum number is not possible, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो बीट ऑप्शन करेक्ट है। जब n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी उस केस में n की वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है, 2 नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, तो इसलिए ये नहीं हो सकता पॉसिबल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बीट है। ये एक क्वेश्चन था इस तरह का फ्लोटिंग क्वेश्चन है, माइट बी कि इसमें कुछ स्टेटमेंट में चेंज हो, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट मिली है। बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन थी हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, एक्सीएल की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एक्सीएल पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन भी हम थर्मोडायनामिक्स में प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें जब भी आपने एक्सीएल की बॉन्ड एंथैल्पी करनी है तो ये एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये फार्मूला आपने पढ़ना, ठीक है, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन, ये एक फार्मूला आपने पढ़ना था, इसी को हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस बॉन्ड मेकिंग, तो वैल्यू सारी गिवन है, सिंपल आपने प्रूव करनी है। तो यहाँ सबसे पहले रिएक्टेंट पे चलते हैं, इक्वेशन पहले आप बना लेंगे, ये लास्ट है इक्वेशन, H2 प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा 2HCl, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ। हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 436 है, 236 प्लस रिएक्टेंट में क्लोरीन की है 243, ये हो गया, माइनस प्रोडक्ट में क्योंकि 2 मोल्स हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। HCl की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे 432.5 है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये आंसर 679 आ जाएगा, माइनस ये दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये 865 आ जाएगा, इसको माइनस करें तो माइनस 186 आ जाएगा, लेकिन ये 2 मोल्स ऑफ HCl है, हमें एंथैल्पी ऑफ जस्ट HCl चाहिए, 2 पे डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आपका बेटा -93 आएगा, -93 किलो जॉल। और ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक पीटीबी जो न्यू बुक है 11th क्लास की, उसमें ये एग्जांपल गिवन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के, ये वहां से क्वेश्चन लिया गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर अल्फा बनेगा, -93 किलो जॉल। ये थी जी स्टूडेंट आज के कंप्लीट पेपर की डिस्कशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। इवन के स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट के मतलब पेडागोजी में बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही ओपिनियन टाइप के क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बड़ी थी लेकिन क्लियरली पता चल रहा था कि ये इसका ये आंसर होना चाहिए। इस वजह से स्टूडेंट क्वेश्चन भी शेयर नहीं कर सकते, 3-3 4-4 लाइंस की जो स्टेटमेंट थी वो नहीं मिल सके,
अगर आप में से किसी को याद इंग्लिश पोर्शन पेडागोजी पोर्शन वेलकम, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट क्या हो सकता है। जो मैंने अपने करंट सेशंस के अंदर कोर्स कंडक्ट किए हैं बैच 14 के अंदर, जो हमारे बेसिकली एफपीएससी का करंट सेशन था, इसके अलावा तो प्रीवियस बैचेस में तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पर मैंने ज़्यादातर डिस्कशन नहीं की उनसे। उनमें से कुछ लोगों ने खुद शेयर किए हैं मार्क्स, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स थे। इसमें से 82 वाली स्टूडेंट भी है, 82 भी है, 77 वाला भी है एक कैंडिडेट, इस तरह 76 है, 75 है, 74 भी हैं, 72 भी दो स्टूडेंट्स के हैं, इस तरह आप कह लें कि 71, 69, 60, 70, मतलब इस रेंज में मार्क्स स्टूडेंट्स के हैं। ठीक है, और शायद हमारे सेशन के अलावा भी अगर आप में से कोई कैंडिडेट कहीं भी तैयारी करता रहे, फुल सेल्फ स्टडी करता रहे, तो आपके भी अच्छे स्कोर्स हो सकते हैं, होंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है सब लोगों ने, वो स्टूडेंट स्पेशली जिनके 70 प्लस कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि हम स्टूडेंट्स को फर्दर क्लैरिटी दे सकें। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर की डिफिकल्टी लेवल को जज करते हुए और नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि यहाँ पे मेल की टोटल सीट्स पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वो 14 सीट्स थी एससीटी की, सीनियर यूनिट टीचर की, और फीमेल की जो सीट्स हैं बेटा वो आपकी 15 सीट्स हैं, 15 सीट्स हैं। इसमें से भी 50% जो कोटा होता है पंजाब के पास होता है। आप कह सकते हैं कि इन 14 में से 7 तकरीबन सीटें पंजाब के पास जाएंगी, यहाँ पे तकरीबन 8 सीटें पंजाब के पास चली जाएंगी। और एफपीएससी का जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है 5 सीट के हिसाब से तकरीबन 3 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन कभी कभी कर देते हैं 3 कैंडिडेट्स को। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब के स्प्रेड 7 सीट है, 7 21, तो ये तकरीबन आपको 20 से 25 जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे पंजाब के, वो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। इसी तरह यहां से भी मैं आपको 25 से 30 हमारी फीमेल टॉप स्टूडेंट्स, जिनके टॉप स्कोरर्स होंगे फीमेल की बात करें पंजाब से, वो शॉर्ट लिस्ट होंगी इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए। बाकी प्रोविंसेस का भी इसी तरह उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कोटा के हिसाब से। सिंध के अर्बन के पास क्या है, सिंध रूरल के पास भी एक सीट चली जाएगी, तकरीबन 2 सीट, 2 से 3 सीट, 2 सीट बल्कि के पास चली जाएंगी। सिंध वालों के पास एक आधी सीट कैपी के अलाउड हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट बनाते हैं। इसी तरह एक जीबी के पास, जीबी का इस तरह केस होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है तो ओवरऑल सब्जेक्ट होते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लोग भी, तो उनमें से जो कैंडिडेट्स टॉप 5 कैंडिडेट्स के मतलब जिनके स्कोर सबसे ज्यादा होंगे वो सीट उसको अलॉट कर दी जाती है। इस तरह का सिनेरियो होता है। तो ये एक आज के रिजल्ट की वजह, तो मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारे प्रोविंसेस का जो कट ऑफ मेरिट है तकरीबन इक्वल ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होती है, पंजाब में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, उस हिसाब से मेरिट तकरीबन इक्वल रहेगा। और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है 69 से 72 की रेंज में जिनके स्कोर्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी एफपीएससी की, काफी उम्मीद है इंशाल्लाह दे विल बी शॉर्टलिस्टेड। और 70 प्लस वाले जो है ना वो बिल्कुल पुर उम्मीद रहे, इंशाल्लाह आप लोग जरूर शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी फर्दर अपडेट्स आप लोगों को हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेंगी। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको फर्दर अपडेट। ओके जी, बेस्ट।